तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज चैप्टर 1 का जो टॉपिक है इर्रेशनल नंबर, उसको लेके चलेंगे। आपने 9th क्लास में कुछ बातें पढ़ी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा रिवाइज भी करा दूं जिससे आपको रिफ्रेश हो जाए, और फिर इसमें जो 10th में बातें जाननी है, पढ़नी है, जो मेथड सीखने हैं वो हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक है। इस टॉपिक के अंदर एक सवाल बड़ा पेट बनता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, या √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, √7 इज इर्रेशनल नंबर। तो इसको भी कैसे करने की टेक्निक है, ये सारे बच्चों को याद हो जाती है टेक्निक, आपको भी याद हो जाएगी। तो पहले देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। नॉर्मली आप जानते रहे कि p/q के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट ना कर पाए, जहां p और q कैसे होते हैं, इंटीजर्स, और साथ में q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये सब बातें हमने पढ़ रखी हैं, बेसिक डेफिनेशन। लेकिन पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए एक तो आपके पास जो गिनतियां हैं वो डेसिमल फॉर्म में आ सकती हैं। 9 में ही थोड़ा बहुत पढ़ा था, पूरा पढ़ा था। डेसिमल में लिख सकते हैं ना, 0.23, 0.45। तो जहां पर इर्रेशनल नंबर कहां मिलेगा, जहां पर नॉन टर्मिनेटिंग, ये पढ़ा हुआ पहले आपने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर डेसिमल मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म होना, जो कभी ना खत्म हो, जैसे डैश 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 चलता जा रहा है। अगर कहीं लिखा हो 0.15 तो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 के बाद, डेसिमल के बाद कोई एक्सपेंशन नहीं, खत्म हो गया। यहां डैश डैश लगाने का मतलब है ये रेलगाड़ी की तरह खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात कि वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग का मतलब, जैसे एग्जांपल ले लें 0, 1, 2 और फिर 1, 2, फिर 1, 2, फिर 1, 2 डैश डैश, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। देखिए 1, 2, 1, 2, 2 रिपीट हो रहा है, ये 9 में पढ़ा हुआ है आपने। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक। और ये भी है रैशनल नंबर। लेकिन अगर ऐसा हो कि कभी ना खत्म हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिकरिंग भी नहीं है, जैसे 0.0123 वगैरह वगैरह वगैरह, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, उसे आप इर्रेशनल नंबर से पहचानते हैं। ये क्लास 9 में आपने पढ़ा है, मैंने रिवीजन के तौर पे बताया, जैसे भूल रहे हो तो याद ताजा हो जाए। कनेक्ट हो पाए, आप समझ पाए। अब यही जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। कुछ टाइप जान पहचान के लिए, जिससे आप कंफर्टेबल रहें। टाइप 2, अब आप ये जो सिंबल है, सिंबल को पहचानते होंगे, इसे बोलते हैं रेडिकल साइन। और जब ऐसे लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं आप। ये भी सब पहचानते हैं आप। जैसे कहीं पे लिखा हो √4, तो इसका मतलब समझा जाता, ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा है, ये समझते हैं, और इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/2। ये सब पहचान लीजिएगा। अगर यहां कुछ नहीं लिखा तो क्या मान के चलेंगे, 2 लिखा है, वरना कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे यहां पर लिख दें n, सपोज करो, तो इसको लिख सकते हो 4 की पावर 1/n। ये छोटी छोटी बात इसलिए बता रहा हूं कि मैथ्स में कई लोग को दिक्कत होती है, तो पहचानते चलेंगे थोड़ा मेरे साथ। ठीक। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा मानेंगे। और क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, आप पहचानते ही हैं। ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या होता है, 2। आप जानते हैं ना 4 का स्क्वायर रूट होता है। अब ये कैसे कर सकते हैं, 4 लिखा, 2 की पावर 2 लिखा, और 1/2, इस 2 से ये 2, ये सब आपने 9th में सीखा है। 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, इस तरह पूरा प्रोसेस। इतना करने की जरूरत नहीं होती समझने के लिए। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। ठीक। अब इसी चीज को पहचान रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी गिनती लिखी है, कोई इंटीजर लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन √m इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या कहने का मतलब कि रूट के अंदर जो गिनती लिखी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं। 2 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं। 3 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं। तो अगर ये अंदर वाला m किसी का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये पूरी गिनती √m क्या बन जाने वाली है, इर्रेशनल नंबर। समझ में आ रही है बात। ये सब समझ में छोटी छोटी बातें ये क्लियर होनी चाहिए। टाइप नंबर 3, ये क्या टाइप किसके पढ़ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर के।
टाइप 3 में आ जाइए। इसी में अभी जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया, चर्चा की कि इस रेडिकल साइन के आगे यहां पर जो लगा होता है नंबर, वो पावर में चला जाकर 1 में चला जाता है। तो अगर क्यूब रूट की बात करें यहां पर, तो ये इसको क्या बोलेंगे, 3 का क्यूब रूट है ना। अगर हम लिख दें यहां पर क्यूब रूट ऑफ 27, तो आप क्या लिख सकते हैं, 27 की पावर 1/3, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और इसका नेट रिजल्ट आ जाएगा 3। तो यहां पर वही बात की गई है, जो क्यूब रूट के अंदर वाला नंबर है m, वो पॉजिटिव इंटीजर हो लेकिन परफेक्ट क्यूब ना हो। परफेक्ट क्यूब ना हो मतलब 3 की पावर 3 ना लिख पाए। इस एग्जाम्पल के लिए आप कनेक्ट हो पा रहे हैं मेरी बात से। तो अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये नंबर क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब एक नंबर का जो पसंदीदा सवाल अक्सर आता है आप लोगों में, पाई क्या है। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक दुविधा ये रहती है कई बच्चों के मन में कि सर हमें तो पाई की वैल्यू 22/7 बताई जाती है, ये तो p/q के फॉर्म में है, तो ये तो रैशनल होनी चाहिए। हो सकता है डाउट ना, ऐसा कई बच्चों को डाउट आता है। तो ये जान लीजिए पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, अप्रॉक्स वैल्यू होती है ये, लगभग। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं पता, 3.14 एंड गाड़ी चलती चली मिलियन सिलियन ट्रिलियन चली गई है ना। अब इसको ऐसा इसलिए बताते हैं कि हमें अपना काम करने में सुविधा हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। कितना लंबा याद रखोगे यहां, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं क्या। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है क्या, नहीं होती, अप्रॉक्स होती है। इसलिए इसको ट्रीट नहीं करते, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मेरी बात कनेक्ट हो रही है क्या। तो ये जो 10 मिनट की चर्चा मैंने की है वो ये बताने के लिए की है कि इर्रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम यही नहीं जान पाएंगे कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो रट्टाफिकेशन ही होगा, समझ में ना आएगा। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आगे की बात करेंगे। देखिए क्लास 9th में हम लोगों ने ये पहचाना था कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं। जब भी मैंने रिवीजन कराया कि √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है, डेसिमल वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर ये बोला जाए मिस्टर आदर्श कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, प्रूफ कीजिए। अगर हमसे बोला जाए कि √2 या √3 या √5 ऐसे जो भी इर्रेशनल नंबर हैं उनको प्रूफ करिए कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसका प्रूविंग का मेथड क्या होगा, कैसे हम प्रूव करेंगे इसको, है ना। तो उस मेथड को यूज करने से पहले हमको एक थ्योरम जाननी पड़ती है, इस ही जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड है। इस थ्योरम की जानकारी लेने के बाद हम लोग मेथड ऑफ कंट्रोडक्शन यूज करेंगे, भी देखेंगे, और ये प्रूफ कर पाएंगे कि √3 √5 या √2 ये कैसे इसको हम इर्रेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। कनेक्ट हो पाई बात, कहां से कहां तक गई है। अब थ्योरम क्या है, ये थ्योरम है, इस थ्योरम को याद रखना है। इसका प्रूफ एग्जामिनेशन में नहीं आता है, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ठीक है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, थ्योरम आनी चाहिए आपको, ठीक। तो थ्योरम क्या बोलती है, लेट P बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं आप पहचानते हैं, ये सब डिस्कशन कर चुके हैं, जिनके फैक्टर्स नहीं होते या जिनका फैक्टर 1 और खुद ही होता है, ठीक है। इफ P डिवाइड्स A², अगर ये प्राइम नंबर किसी A² को डिवाइड करता है, then P divides A, then P divides A where A is a positive integer। आई बात कुछ समझ में। मतलब अगर कोई प्राइम नंबर किसी A² को डिवाइड करता है, सपोज प्राइम नंबर ले लेते हैं, कौन सा, 5 ले लो, चलो 5 प्राइम नंबर है, और A² यानी मान लो 25 से डिवाइड करता है, इसको डिवाइड कर रहा है ना, 5 आ रहा है आंसर। तो हमें मालूम है कि ये A² है ना, ये 5 को भी डिवाइड करेगा। ये 5 का तो स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, क्या समझ पाए हैं। ये जो वैल्यू है ये है यहां पर A, ये जो बोला गया है, और ये जो लिखा है A² है, और ये क्या है, दिस इज P। कनेक्ट हो पा रहे हैं। यहां 5 की जगह आप 25 भी लिख सकते हैं, जैसे अलग अलग वैल्यू आपको दिखने लगे। बहुत बड़ी तो नहीं लिख दी हमने,
सही है। चलो यहाँ पे 5 5 सेम आ रही थी ना, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिया। यहाँ पर ए कितना है बेटा? 25। दिस इज ए स्क्वायर और ये दिस इज पी। पी इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 25। तो अगर इसको डिवाइड कर रहा है ना ये 625, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 625। 625 को 5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 125। तो ये भी पक्का है कि ये 25 को भी डिवाइड करेगा। 25 को 5 से करिए, 5 आता है। ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, प्राइम फैक्टर जो पी प्राइम अगर है। ये थ्योरम है। इस थ्योरम का प्रूफ कैसे किया जाता है, समझ में आई बात? क्या बताने की कोशिश की हमने? ये इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड है। हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी, नाम थोड़ा भारी लगता है लेकिन समझा था उसको। वो क्या पढ़ा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो प्राइम नंबर्स में, तो वो फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर में फैक्टराइज किए हैं वो यूनिक होते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ठीक है? तो अब अगर यहां हम बात करते हैं कि ए कोई नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और प्राइम नंबर होगा तो डिवाइड ही किसी से नहीं होगा, बात ही खत्म। तो कोई कंपोजिट नंबर है तो ए अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। मान लेते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ होंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसका। मेरी बात कनेक्ट हो पा रही पूरी तौर पे? नहीं आदर्श, ये क्या है? कंपोजिट नंबर। अगर ये प्राइम होगा तो डिवाइड ही नहीं होगा किसी से, फैक्टर थोड़ी होते हैं उसके। ये कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर्स हो गए ये। ठीक? अब अगर हम इसका ए स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए, यही तो मतलब होता है। इस ए की जगह ये वैल्यू डाल दो और फिर से इस ए की जगह अगेन ये वैल्यू डाल दो। भाई ये ए है और ये भी ए है, ये बन गया ए स्क्वायर। समझ पाए? ठीक। अब आप बोलते हैं कि ए स्क्वायर को कोई नंबर पी डिवाइड कर देता है, यानी इनका आंसर क्या मिलता है? कोई इंटीजर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर देता है। अगर यहां पर पी डिवाइड कर रहा है तो इनमें से कोई P1 P2 P3 होना तो चाहिए, तब तो काट पाएगा। अगर डिवाइड कर रहा है तो ये फैक्टर होना चाहिए ना इसमें से। तो अगर इसके अंदर फैक्टर है, ये दोनों तो एक ही चीज है, तो इसके अंदर फैक्टर है, पूरे के अंदर तो है ही, तो इसके अंदर भी फैक्टर है। समझ पा रहे हो क्या? तो P इसके अंदर होगा ना, या P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा या P4, कुछ जो कुछ होगा, तभी कैंसिल होगा। तो ये A है ना, तो P विल बिकम ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ A। ये A स्क्वायर में तो था ही, P डिवाइड हो रहा है, तो A में भी होगा। समझ पाए? ठीक है? तो ये थ्योरम समझ गए ना? अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। पकड़ ली बात हमने? गॉट इट? ठीक है, अब इसको नोट कर लो जल्दी से, थ्योरम को नोट करो ही। तो देखिए कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, लिख के आएगा ये क्वेश्चन, समझ लीजिए, या थ्योरम भी बोल देते हैं इसको हम लोग। प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। वहीं पे आगे जहां से बात शुरू की थी कि 9th में नहीं सीखा था कि √2 √3 √5 इर्रेशनल नंबर प्रूफ कीजिए, पहचान लिया था हम लोगों ने। अब कैसे प्रूविंग करेंगे? अब वो थ्योरम सीखने के बाद तो हम लोग लगाते हैं क्या? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन एक बहुत ही काम का मेथड है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बोलता है? कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कुछ अपोजिट सा मान लेना। जैसे कि मजाक के तौर पे सात्विक बैठा हुआ लड़का, इसको मान लें, इसको प्रूव करने के लिए सात्विक एक लड़का है, हम कंट्राडिक्शन में क्या अज्यूम कर लें कि सात्विक लड़की है, उल्टा, और हम ये बताएं फिर कहें कि इसके तो लंबे बाल ही नहीं है, इसकी तो मूछें हैं जो लड़कियों की नहीं होती। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है। समझ पा रहे? इसलिए ये लड़की नहीं है, तो लड़की नहीं तो लड़का ही है, कुछ और ना सोच लेना कहीं तो लड़की नहीं तो ये लड़का ही है, बुरा नहीं मानेगा, इसलिए मजाक कर लिया हमने। कुछ समझ पाए? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या हुआ? जो चीज प्रूफ करनी उसका उल्टा मान लिया और कहा कि देखो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, अगर ये नहीं हो सकता तो उल्टा वाला होगा उसका।
लेकिन कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जहां पर एक दो ऑप्शन की जगह तीसरा भी ऑप्शन हो सकता है, वहां पर ये मेथड काम नहीं कर पाता। तीसरा ऑप्शन समझते हैं? कहते नहीं समझते। समझते नहीं हो? 3 ऑप्शन हो कि मतलब कि यहां पे लड़की लड़का 2 ऑप्शन था, और कहीं मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि 3 ऑप्शन वाला मामला खड़ा हो जाए, तो 3 ऑप्शन के मामले में ये चीज नहीं बैठेगी, क्योंकि एक चीज नहीं है तो 2 में से कोई हो सकती है, तो कैसे प्रूव करेंगे? कनेक्ट हुआ कुछ? तो ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था। तो यहां पे क्या लगाया हमने? मेथड ऑफ, ये लिख देता हूं, आपके ध्यान में रहेगा, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कंट्राडिक्ट करना, शायद इंग्लिश में समझते होंगे थोड़ा, अब उल्टा वाला कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसकी बात काट रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो यहां पर ये इरैशनल प्रूफ करना था, तो हमने देखो रैशनल मांगा, कंट्राडिक्ट किया, उल्टा माना। पकड़ में आई बात? तो ये हो गया, लेट एज्यूम रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तभी तो बोलेंगे रैशनल नंबर है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रूट 2 को लिख देते हैं A अपॉन B। P अपॉन Q नहीं लिखा, A अपॉन B, क्योंकि P से प्राइम समझ सकते हैं आप, A अपॉन B। जहां पर अब अगला स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। इस सेंटेंस को ध्यान कर लीजिए, ये जान है इसकी प्रूविंग की। अगर कोई ज्यादा साइंटिफिक होगा और आपने नहीं लिखा तो कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी का मतलब भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है आपको। आप समझ पा रहे हैं? अब कई स्टूडेंट बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, को प्राइम क्या चीज होती है वो भी समझ लो लगे यार। को प्राइम नंबर्स ही को प्राइम हो, ये मिथ है, ऐसा ना समझेंगे। को प्राइम, नाम में को प्राइम लिखा है तो मैं समझ लेना को प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, जी नहीं। को प्राइम नंबर्स कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं जिसमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, जैसे 2/3, 2 और 3 यहां को प्राइम्स हैं, इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है? 5/4, 16/3, ठीक है? 16 थोड़ी प्राइम है, लेकिन 16 और 3 कैसे हैं? को प्राइम्स हैं। तो को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। क्या क्लैरिटी के साथ मैं बात कर पा रहा हूं? ठीक है? तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में रोहित कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। और इंटीजर्स किसे कहते हैं ये आपको मालूम ही है। तो यहां पर ये जो वर्ड है को प्राइम इंटीजर्स, इसका मतलब क्या है कि A अपॉन B सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। आपके एनसीईआरटी में एक स्टेप और लिखा है इससे पहले कि A अपॉन B में लिखा, फिर लिखा कि उनमें से कोई फैक्टर कॉमन हो सकता है, फिर कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। वो स्टेप को हम लोग नहीं लिखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने सीधे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया A अपॉन B में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल ले लें, शायद जब समझा ही रहे हैं तो बिल्कुल मजेदार स्थिति में समझा जाए बात। जैसे कि कहीं लिखा है 27/9, ये एक फैक्टर है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और भी लगा देना ठीक होता है। 27/18 कर दीजिए, 27/18 कर दें, बिल्कुल ठीक बोलता है लड़का ये। तो 27/18 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये ए बी के फॉर्म में नहीं, क्योंकि ए बी को प्राइम्स है, इनमें फैक्टर कॉमन है, ये को प्राइम थोड़ी है। तो को प्राइम बनने के लिए कैंसिलेशन करना पड़ेगा। काटो, किससे कट रहा है बेटा? 9 से। 9 से भी कट रहा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। अब ये 3 और 2 को प्राइम्स हैं, तो हमने ये पकड़ा है, ये नहीं पकड़ा है। ये कहने का मतलब है, फर्क समझना, एकदम फाइन चीज बता रहे हैं और मालूम रहेगा तो मजा आ जाएगा आपको। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यहां पर इसकी ये अहमियत है, को प्राइम इंटीजर लिखने का मतलब कि हम ऐसा सिचुएशन पकड़ रहे हैं, ना कि ऐसा। ठीक आदर्श कुमार? तो ये हो गया √2 = A अपॉन B। अब क्या करते हैं हम लोग, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो ये बन जाएगा क्या, b को चाहे तो इसके साथ ले लो। देखो क्या मैंने आप ये समझ पाते हैं क्या मैंने क्या किया है? कोई कंफ्यूजन है क्या? हमने स्क्वायर किया तो ये 2 बन गया, स्टेप लिखने की जरूरत तो नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर किया, 2 नीचे कर दिया है। क्या मैं लिखूं वो स्टेप? लिखूं? यस सर मतलब क्या लिखूं कि ना लिखूं? लिखिए कह रहा है। चलो भाई लिखिए तो देखो, 2 = a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और फिर b स्क्वायर = a स्क्वायर अपॉन 2। वहीं पहुंच गए। ये स्टेप हम हटाना चाह रहे थे। ये समझ गए ना, यहां पहुंच गए। अब देखिए यहां पर हमारा यहां पर a और b को प्राइम इंटीजर तो है ही। अगर a हमारा इंटीजर है तो a स्क्वायर भी इंटीजर है ना, और 2 से डिवाइड करने के बाद b स्क्वायर भी इंटीजर मिल रहा है। b अगर इंटीजर है तो b स्क्वायर इंटीजर है, तो b स्क्वायर अगर इंटीजर है तो ये 2 इसको परफेक्टली डिवाइड कर पा रहा है ना, तभी तो इंटीजर प्रोड्यूस कर रहा है। ना कर पाता तो फ्रैक्शन दे देता, है ना। अगर a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर ले रहा है तो a को भी 2 डिवाइड कर लेगा, थ्योरम से अभी पढ़ी थी कि अगर a स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इससे आप सहमत हैं? क्यों? क्योंकि यहां b स्क्वायर हमारा इंटीजर है। क्यों b स्क्वायर इंटीजर है? क्योंकि b इंटीजर है। बिल्कुल एकदम फाड़ रहे हैं, समझ लीजिएगा, एकदम आ रही बात समझ में। तो यहां पर a स्क्वायर इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 2। क्लियर? चाहो तो लिख भी दो, लेकिन आपको लंबा लगने लगता है। इफ b इज ए इंटीजर, चाहो तो लिख लो, देन b स्क्वायर इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब उस केस में अगर ये b स्क्वायर हमारा इंटीजर है, इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर इज परफेक्टली या डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर बाई थ्योरम a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 बाई थ्योरम। अभी जो थ्योरम पढ़ी है इतने से एग्री कर देगा, बहुत अच्छी बात। अगर a को 2 डिवाइड करता है, समझ पा रहे हो रोहित? a को 2 डिवाइड करता है तो a को हम क्या लिख सकते हैं? a = 2c। क्यों? क्योंकि a के अंदर 2 तो है ही है, बाकी और भी नंबर होंगे। और यहां पे लिख देते हैं c इज सम इंटीजर। कोई भी इंटीजर, वो तिकड़म नहीं लिखी, सम इंटीजर, आसान वर्ड है। ये कैसे लिख पे समझ पाए ना? क्योंकि 2 जो था वो a को डिवाइड करता था, 2 फैक्टर है ना a का, तो a = 2 फैक्टर इंटू सम इंटीजर 2c। ठीक है क्या? ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? फिर से a स्क्वायर से स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायर भी कर सकते हैं, या जो a की वैल्यू है a = 2c वो यहां पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यानी ये वैल्यू हमने क्या की, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। देखिए, और सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा? b स्क्वायर = 2c का स्क्वायर अपॉन 2। क्या ये एग्री करते हैं आप? बिल्कुल करते हो, कुछ नहीं किया, एक ही जगह 2c पुट कर दिया, है ना। तो ये बन गया 4c स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2c स्क्वायर। एग्री करते हो? अब इसके रिलेशन को देखो तो लिख सकते हो c स्क्वायर = b स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 नीचे आ गया है, आया क्या? अब ये c स्क्वायर क्या था? इंटीजर। इसका मतलब b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब b भी 2 से डिवाइड होगा। समझ पा रहे हो? b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, एक पहला ये स्टेटमेंट इक्वेशन ऐसे बना दो, और इसको नंबर 2 स्टेटमेंट या नंबर 2 इक्वेशन। अब देखिए क्या हुआ कि फ्रॉम, हाँ जी रुक जाइए, फ्रॉम 1 and 2
ये भी ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई 2। ये 2 से देखो ए डिविजिबल था ना 2 से, और यहाँ लिखा बी ए 2 से डिविजिबल है कि नहीं। और हमारा एजम्पशन क्या था कि ए बी को प्राइम है, मतलब ए बी के बीच में कोई फैक्टर नहीं है, और यहां दो फैक्टर आ गया ए बी के बीच में, है ना। हेंस दिस कंट्राडिक्ट्स आवर assumption that A and B are co-primes। ठीक, therefore √2 is an irrational। ये प्रूव हो गया साहब। एग्जाम में ऐसा ही करना पड़ेगा, और जहां 4-6 बार आप कर लेंगे आपको याद हो जाएगा।